विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज हम पार्ट 6 पे पहुंच गए संविधान के। किसमें? संविधान के भाग 6 में पहुंच गए हैं। संविधान का भाग 6 बोलता है क्या? द स्टेट्स। क्या बोलता है? आज नोट करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा कि पार्ट 5 और पार्ट 6 के आर्टिकल एक साथ कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैप्टर समझ लीजिए। पार्ट 5 में तो 5 ही चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पर 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। तो पार्ट 6 के पहले चैप्टर में जो है वो परिभाषा क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि साधारण, जनरल बोलते हैं उसको, यानी राज्य की परिभाषा है। क्या है? हेडिंग जो है वो साधारण है, लेकिन उसके अंदर जो दे रखा है वो राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 152, आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, राज्य की परिभाषा है ना। दूसरा अध्याय जो है वो कार्यपालिका, राज्यपाल, यानी द एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर, द एग्जीक्यूटिव, द गवर्नर। ये आर्टिकल 153 से स्टार्ट हो जाता है। कहां से? आर्टिकल 153 से लेकर और आर्टिकल 167 तक, 167 तक। अब थोड़ा ध्यान रखना कि पार्ट 5 में 5 चैप्टर है। इसमें क्या है, एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। एक चैप्टर क्या हो गया, वो डेफिनेशन आ गई, वो राज्य की जो डेफिनेशन आ गई किसमें? आर्टिकल 152 में। उसके बाद वाला, जैसे हम बोल रहे हैं कि अध्याय 2 कार्यपालिका राज्यपाल, वहां पे हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, चैप्टर 1 में पढ़ा था द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहां पे पढ़ रहे हैं द एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। क्या पढ़ रहे हैं? ये हो गया आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 होता है, पार्ट 6 का चैप्टर 3 क्या है? राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको, विधानमंडल को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ये आर्टिकल 168 से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक? 212 तक, 212 तक। ठीक है। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर और पावर ऑफ गवर्नर टू परमलगेट ऑर्डिनेंस, या राज्यपाल की विधायी शक्ति या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213। फिर चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय यानी द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, आर्टिकल 214 से लेकर और आर्टिकल 232, 232 तक। 232 हालांकि निरसित है, रिपील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी 232 तक। फिर चैप्टर 6 अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237। नोट डाउन कीजिए कैसे याद करते हैं। यहां पर चैप्टर 6 में जब हम पढ़ते हैं राज्य पढ़ते हैं, स्टेट्स पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर 1 में पढ़ रहे हैं हम साधारण, यानी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं राज्य की। क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। वो क्या डिफाइन करता है वो बात की बात है, सिर्फ आर्टिकल याद करना आपने। राज्य की परिभाषा यहां पर कहां दी गई है? 152 में दी गई है। ठीक है। चैप्टर 2 कार्यपालिका राज्यपाल यानी द एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। अब इसको कंपेयर करना है आपने पार्ट 5 के चैप्टर 1 से। वहां पे क्या पढ़ा था हमने? द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहां पर क्या पढ़ा? द एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव है ना, द एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है। ये आर्टिकल 153 से स्टार्ट हो जा रहा है और कहां तक जा रहा है? 167 तक। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 153 में। इसको अगर और एक्सप्लेन करते हैं तो आर्टिकल 153 में हम पढ़ रहे हैं राज्यों के राज्यपाल। क्या पढ़ रहे हैं? तो अपने बेयर एक्ट में ही लिख दीजिए, जो आपकी बुक है बेयर एक्ट, उसमें लिख दीजिए 153 के बगल में लिख दीजिए 52, क्योंकि 52 में हमने पढ़ा क्या? राष्ट्रपति। क्या पढ़ा? भारत का राष्ट्रपति। यहां पे हम पढ़ रहे हैं राज्यों के राज्यपाल। जैसे आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देश का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे यहां पर कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 2 या अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकता है, बात की बातें हैं। पहले सिर्फ आप हेडिंग याद कीजिए कि आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल, और इसको किसके साथ पढ़ना है? 52 के साथ पढ़ना है। यहां पे हम 154 पढ़ रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 154 को आपने पढ़ना है 53 के साथ। वहां पर संघ की कार्यपालिका शक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? 53 में संघ की
कार्यपालिका शक्ति। तो 53 को पढ़ना 154 के साथ, आसान भी है। 101 का डिफरेंस आ रहा है शायद, अगर आप 154 से 154 से अगर आप 53 को माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 101 का, है ना। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है, यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, जबकि राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। बोल सकते हैं आप कि 54 को 155 के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा दोनों अलग अलग चीजें हैं। 54 बोलता है निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अगला आर्टिकल है राज्यपाल की पदावधि, आर्टिकल 156। उधर आपने पढ़ना है, ये इसको पढ़ना है आपने 56 के साथ। किसके साथ पढ़ना है, अब देखो डिफरेंस जो आ गया 100 का आ गया, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के। तो यहाँ पर निर्वाचन तो होता नहीं है, तो रीति भी कोई नहीं होती, यहाँ पे तो नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक आर्टिकल क्या हो गया, मिस हो गया। अब अब आपने 56 के साथ पढ़ना 156। अब डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का। यानी 56 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति की पदावधि, 156 में पढ़ रहे हैं हम राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, फिर कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के लिए। फिर हम सीधे आते हैं कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं वो 58 में है। तो 58 को किसके साथ पढ़ना है, 157 के साथ पढ़ना है। अब डिफरेंस जो आ गया वो 99 का आ गया। कितने का आ गया, तो 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, यानी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 58 में, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो 58 को याद कर लो किसके साथ, 157 के साथ। फिर राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, वहां पढ़ा था हमने राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो 59 को पढ़ना है आपने किसके साथ, 158 के साथ। 59 को किसके साथ पढ़ना है, 158 के साथ। ठीक है, फिर वहां पर हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा शपथम प्रतिज्ञा, किसमें पढ़ा था, आर्टिकल 60 में पढ़ा था। राष्ट्रपति की शपथ का आर्टिकल 60 में है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 159, आर्टिकल 159। ठीक है, फिर कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किसके साथ पढ़ेंगे, हाँ जी 70 के साथ पढ़ेंगे इसको। किसके साथ पढ़ेंगे, 70 के साथ पढ़ेंगे। फिर क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, इसको किसके साथ पढ़ेंगे, आर्टिकल 72 के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहाँ है, आर्टिकल 72 में है। कहाँ पर है, और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कहाँ है, आर्टिकल 161 में है। अंतर यह है कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को भी क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, कोर्ट मार्शल को भी, मार्शल कोर्ट द्वारा दिए गए क्या निर्णय को नहीं पलट सकता। कौन, राज्यपाल। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है, 161 में है, जबकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है, आर्टिकल 72 में। क्लियर हो गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसको किसके साथ पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162, हाँ जी 73 के साथ पढ़ना है। वहां पर लिखा हुआ 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी 73 को 162 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है, 162 के साथ पढ़ना है। ठीक है, फिर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, आर्टिकल 163 में पढ़ रहे हैं हम। कहाँ पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 163 में पढ़ रहे हैं राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, जबकि वहां पर हम 74 में पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, पार्ट 5 याद कर लो ढंग से, 6 अपने आप याद हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, नंबर चेंज होगा, बाकी लगभग वही है। वहां पर बोल रखा राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और यहां पर हम बोल रहे हैं राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। फिर आर्टिकल 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध।
तो 75 जो है वो केंद्रीय मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है, जबकि आर्टिकल 164 राज्य के मंत्रियों के बारे में उपबंध करता है। तो किसको 75 को 164 के साथ पढ़ना है। 76 में हमने पढ़ा भारत का महान्यायवादी। क्या पढ़ा? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 इसको पढ़ना है आर्टिकल 165 के साथ। राज्य में महाधिवक्ता, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? तो महान्यायवादी को महाधिवक्ता के साथ पढ़ना है, यानी आर्टिकल 76 को 165 के साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर राज्य की सरकार के कार्य संचालन 166 में दे रखे हैं, इसको 77 के साथ पढ़ना है। भारत सरकार के कार्य का संचालन 77, आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। इतना क्लियर हो गया? फिर आर्टिकल 167 में पढ़ते हैं हम, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। वहीं 78 में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो आर्टिकल 78 को आर्टिकल 167 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? तो दोनों को एक साथ याद कीजिए। ठीक है। फिर आर्टिकल 168 बोलता है राज्य के विधान मंडलों का गठन, जबकि 79 बोलता है संसद का गठन। यानी 79 के साथ पढ़ना आपने 168 को। क्या पढ़ना है? फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आर्टिकल ये है राज्य में, आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है, क्या करनी है? विधान परिषद बनानी है, या किसी राज्य में विधान परिषद मौजूद है उसका क्या करना? उत्साधन करना है, उसको हटाना है उस राज्य से। वो अधिकार संसद को दिया गया है, और संसद को ये अधिकार किस आर्टिकल से? 169 से है। क्लियर हो गया? फिर आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। विधानसभाओं की संरचना। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये आता है कि जब हम पार्ट 5 पढ़ रहे थे तो मैंने 3 आर्टिकल याद कराए थे वहाँ पर, 79, 80, 81। 79 बोलता है संसद का गठन, 80 बोलता है राज्यसभा की संरचना, 81 बोलता है लोकसभा की संरचना। केंद्र में पहला आर्टिकल, मतलब जो प्रायोरिटी दी गई है आर्टिकल में, वो उच्च सदन को दी गई है। किसको? अपर हाउस को दी गई है ना। राज्यसभा का आर्टिकल पहले है, लोकसभा का आर्टिकल बाद है। लेकिन जब हम पार्ट 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पर विधानसभा का आर्टिकल पहले, विधान परिषद का आर्टिकल क्या है? बाद में। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, क्या आगे पीछे हो जाते हैं आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या करना है आपने? राज्य में आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना, 81 के साथ पढ़ना है आपने लोकसभा की संरचना। जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है। ठीक है। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना, इसको पढ़ना आपने आर्टिकल 80 के साथ। वापस जाना पड़ेगा, मतलब 81 के बाद 80 के साथ। तो 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है। 171 में क्या है? विधान परिषदों की संरचना है। इस तरह से याद किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 172 कहता है राज्यों में विधानमंडलों की अवधि। राज्यों में विधानमंडलों की अवधि। 83 में कहा गया संसद के सदनों की अवधि। क्या बोला गया है? अब जैसे 83 में कहा ना राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, वैसे ही आर्टिकल 172 में कहा गया विधान परिषद का भी कभी विघटन नहीं होगा। स्थायी सदन है विधान परिषद। क्या है? स्थायी सदन है। तो वो कहां पर क्या रखा? तो जब आप 83 याद करते हो तो साथ में 172 भी याद कर लो कि विधान परिषदों का कभी क्या नहीं हो सकता? विघटन नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकती। वो स्थायी सदन है। उसके सदस्यों का कार्यकाल भी क्या होता है? 6 साल का होता है, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। क्लियर? आर्टिकल 173 कहता है राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अर्हताएं बोलते हैं क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। किसके साथ पढ़ना है? हाँ जी, 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो 84 के साथ पढ़ना है आपने क्या? 173। फिर 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। यहां पर पढ़ते हैं हम 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। यानी 85 के साथ हमने पढ़ना 174 को। 85 के साथ किसको पढ़ना है? 174 को पढ़ना है। संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन।
फिर ऐसे ही आर्टिकल 175 में पढ़ते हैं हम, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। यहां पढ़ते हैं हम 86 में, 86 में पढ़ते हैं सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यानी 86 को किसके साथ पढ़ना है? 175 के साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है। इधर पढ़ रहे हैं हम 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वहां पढ़ रहे हैं 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यानी 87 के साथ क्या पढ़ना है आपने? 176 पढ़ना है। क्लियर हो गया? फिर आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। यहां पे पढ़ते हैं 88 में हम सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 88 के साथ किसको पढ़ना है? 177 को पढ़ना है। ठीक है। फिर इधर पढ़ते हैं विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब फिर दोबारा यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाते हैं? आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये राज्य में विधानसभा को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद तो होती नहीं है, तो विधानसभा का आर्टिकल पहले रखा गया है। तो 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आपने बोलना 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 के साथ पढ़ना है किसको? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अपने बैरक में लिखते रहिए वाली के, हाँ 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 लिखते रहिए साथ में। ठीक है। आर्टिकल 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। ठीक है। 90 के साथ पढ़ना 94 के साथ पढ़ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष है ना। आर्टिकल 94 के साथ किसको पढ़ना है? 179 को पढ़ना है। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, किसके साथ पढ़ना है? 95 के साथ पढ़ना है। 95 के साथ आपने क्या पढ़ना है भाई? 180 पढ़ना है। ठीक है। फिर 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन न होना, तब पीठासीन न होना। 96 के साथ पढ़ना है। 96 के साथ किसको पढ़ना? 181 को पढ़ना है। 96 के साथ 181। फिर सभापति और फिर पढ़ना सभापति और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। यहां पे आपको थोड़ा सा कहां जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा। राज्यसभा का सभापति उपसभापति 89 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यानी 89 को किसके साथ पढ़ेंगे हम? 182 के साथ पढ़ेंगे। फिर 83 में लिखा हुआ सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 183 में किसके साथ पढ़ना है? किसके साथ पढ़ना है? 90 के साथ पढ़ना है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है। यहां पर सभापति और उपसभापति दोनों लिखा हुआ है। कहां पर? विधान परिषद में। जबकि राज्यसभा में खाली क्या लिखा हुआ? उपसभापति। सभापति नहीं लिखा हुआ। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उसके लिए अलग आर्टिकल से, है ना। फिर सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो आर्टिकल 184 को किसके साथ पढ़ना है? 91 के साथ पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 185 को किसके साथ पढ़ना है? 92 के साथ पढ़ना है। 185 को 92 के साथ पढ़ना है। ठीक है। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा सभापति के वेतन और भत्ते, ये किसके साथ पढ़ना है? सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति के वेतन और भत्ते किसके साथ पढ़ना है? 97 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? फिर आर्टिकल 187 में पढ़ते हैं राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 98 में पढ़ना है संसद का सचिवालय। 98 के साथ पढ़ना है किसको? 187 को। फिर सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा, 99 में भी लिखा हुआ सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा। तो 99 के साथ पढ़ना है आपने 188 को। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 189 में दे रखी है। इसको 100 के साथ पढ़ना है। 100 में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन वो केंद्र के लिए लिखा हुआ है, ये राज्यों के लिए लिखा हुआ। तो आर्टिकल 100 को आर्टिकल 189 के साथ पढ़ना है। फिर 101 को 190 के साथ पढ़ना है। 190 क्या बोलता है? स्थानों का रिक्त होना।
101 बोलता है स्थानों का रिक्त होना, तो 101 के साथ 190, 190, ठीक है। फिर 191 में दे रखा सदस्यों के लिए निर्भरताएं, 102 के साथ पढ़ना है। किसको? 191 को। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप वहां पे संसद में 102 में दे रखी है, वैसे यहाँ पर 191 में दे रखी है, 191 में दे रखी है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 192 में कह रखा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, इसको आपने पढ़ना है 103 के साथ, यानी 103 को 192 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है? 192 के साथ पढ़ना है, 192 के साथ, ठीक है। और फिर आपको 193 को पढ़ना है 104 के साथ, 193 को 104 के साथ, 194 को 105 के साथ पढ़ना है पूरा, या सीधे आर्टिकल बता दूं? बता देता हूं। मतलब 194 जो है विधानमंडलों के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, 194 इसको पढ़ना किसके साथ आपने? 105 के साथ, ठीक है। सदस्यों के वेतन और भत्ते 195, सदस्यों के वेतन भत्ते 106, तो 106 को पढ़ना किसके साथ? 195 के साथ। क्लियर हो गया? विधेयकों को प्रस्तावित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 196, 107 के साथ पढ़ना है। 107 को पढ़ना है 196 के साथ, ठीक है। फिर 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, तो ये थोड़ा अलग आर्टिकल है, इसको किसी के साथ नहीं पढ़ सकते। 198 फिर अगला आता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इसको पढ़ना है 109 के साथ, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। फिर धन विधेयक की परिभाषा 199, वहां पढ़ते हैं हम 110 में। जब भी धन विधेयक लिखने के लिए आए तो खाली 110 के हिसाब से मत लिखना, 199 के हिसाब से भी लिखना, दोनों चीजें समाहित होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला सिर्फ धन विधेयक बोलता है, ये नहीं बोलता है कि केंद्र का या राज्य का। तो आपने दोनों लिखने हैं कि जहां 110 में क्या केंद्र के धन मतलब सेंटर में जो धन विधेयक होता है उसकी परिभाषा दी गई है, वहीं 199 में राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति, 111 के साथ पढ़ना है आपने। किसको? 200 विधेयकों पर अनुमति, है ना। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यहां पर नहीं होता है। 201 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आपका अभी उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसमें देखा होगा आपने कि राज्यपाल ने स्वयं साइन नहीं किया, राज्यपाल ने आरक्षित कर दिया। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? ये वाला आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार के लिए। तो मुझे अगर क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता उत्तराखंड में, तो मैं ये वाला क्वेश्चन पूछता कि ठीक है, ये तो सबने याद कर लिया होगा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। कब लागू हुआ? डेट याद करनी पड़ेगी क्या? हाँ, यहाँ डेट में क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही फंस जाता है आयोग, और फिर हाई कोर्ट में जाता है मामला, और हाई कोर्ट फिर फटकार लगाता है लोक सेवा आयोग को, कहता है कि तुम सक्षम नहीं हो। क्या नहीं हो? वो तो ये प्रश्न क्योंकि संविधान से संबंधित है इसलिए हमने ले लिया। वैसे तो आपके क्वेश्चन थोड़े लेंगे हम कि बाबर कौन, हुमायूं कौन, लेकिन क्योंकि ये संविधान की मतलब संविधान से संबंधित प्रश्न है कि भाई किस दिन माना जाए उसको लागू होना, जिस दिन सिग्नेचर हुए उस दिन, या जिस दिन आपने बोला कि लागू हुआ उस दिन। समझ में आया? ठीक है। तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक बता दिया मैंने आपको, ये अलग आर्टिकल है, इसके साथ किसी को नहीं पढ़ना 201 के साथ, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं रखता किसी के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति खुद करने पड़ते हैं साइन। फिर 112 भाई वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, 202 के साथ पढ़ना, ये तो याद हो गया होगा, कई बार बता दिया। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंटर, वो किसमें? 112 में है, स्टेट वाला जो है 202 में है। 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, विधानमंडल में, अब वहां 113 में दे रखा संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, तो 113 को पढ़ना आपने किसके साथ? 203 के साथ। सिरदर्द होगा जब मैं ये बोल रहा हूं, तो सिरदर्द होगा
लेकिन आसान हो जाएगा हमेशा के लिए अगर एक बार समझ में आ गया कि कैसे याद करना है। छठा पार्ट अपने आप ही आर्टिकल याद हो जाएंगे आप। समझ में आया? 2 बार अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोनों बार 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 पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सीधे हम बोलेंगे 2 आर्टिकल एक साथ बोलेंगे। ठीक है? तो विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 203 और संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया 113, तो 113 को पढ़ना 203 के साथ में। 14 विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल। आपको पता है कि संचित निधि से अगर धन निकालना है तो बिना एप्रोप्रिएशन बिल के तो निकल नहीं सकता, ऐसा ही कहा गया है। तो वो एप्रोप्रिएशन बिल जहां 114 में वहां था केंद्र में, वहां हमारे राज्य के हिसाब से कहाँ होता 204 में, तो आपने 114 को 204 के साथ पढ़ना विनियोग विधेयक। ठीक है? और ये जितना बेकार सा लगता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। विनियोग विधेयक लिखने के लिए आएगा आपके पास। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, अनुपूरक अतिरिक्त और सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स 205, इसको किसके साथ पढ़ना है आपने? 115 के साथ पढ़ना है। 115 में भी वही है, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है? 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपादानुदान, 206 को पढ़ना है आपने 116 के साथ। वोट ऑन अकाउंट्स, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स किसके साथ? 116 और 206। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 90 का डिफरेंस आ रहा है भाई। फिर वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 207, वहां यहां 117 में, केंद्र में कहा। तो जब आपके पास वित्त विधेयक लिखने के लिए आएगा तो आपने क्या करना है भाई? 117 भी लिखना है आपने, 207 भी लिखना है, और कुछ भी लिखना है? वित्त विधेयक के बारे में और कुछ भी लिखोगे? नहीं लिखोगे? हाँ जी, चलो पार्ट 9 में बताऊंगा, पार्ट 9A में बताऊंगा, वहां पर कुछ आर्टिकल होंगे। ठीक है? उसके बाद वित्त विधेयक यानी 117 को आपने पढ़ना 207 के साथ, 207 के साथ। ठीक है? 118 प्रक्रिया के नियम, 208 प्रक्रिया के नियम, यानी 118 को किसके साथ पढ़ना? 208 के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना भाई? आज यही चलेगा, पहले लेक्चर में आर्टिकल चलेंगे, फिर हम चैप्टर में जाएंगे। बच्चे सीधे चैप्टर में कूदते हैं, उसका समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। ठीक है? फिर संसद में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 209 को पढ़ना 119 के साथ। किसके साथ? 119। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210, यहां पर 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब ये काम आएगा आपका, निबंध लिखने में भी आता है। ठीक है? फिर विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन 211, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, वहां 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तो 121 को पढ़ना है आपने 211 के साथ। किसके साथ? 122 को पढ़ना है आपने 212 के साथ। वो पता है ना आपको कि विधानमंडलों में न्यायालय की चर्चा नहीं होगी, न्यायालय में विधानमंडलों की चर्चा नहीं होगी। विधानमंडल में चर्चा नहीं होगी, किसमें? निर्बंधन लगाया गया है ना, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। यहाँ लिखा न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। तो 121 122 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 211 212, तो मैंने कहा 121 को पढ़ना है 211 के साथ, 122 को पढ़ना है आपने 212 के साथ। ठीक है? 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। चैप्टर 4 चल रहा है ये स्टेट का, है ना, एक ही आर्टिकल होता है इसमें 213, वहां 123, यहाँ 213। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213। अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस को। ठीक है? अब आप बोलोगे जी हमारे यहाँ भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कहाँ? रायपुर में, देहरादून में, उत्तराखंड में रायपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो आयुद्ध होता है, वो अलग चीज है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब गोला बारूद जहां बनता है आपका, टैंक का गोला वोला, है ना, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अलग है, ये ऑर्डिनेंस अलग है। ये राष्ट्रपति क्या करता है? जो अध्यादेश जारी करता है संसद के विश्रांति काल में, या राज्यपाल जो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करता है, ये वाला ऑर्डिनेंस है। ठीक है? तो ऑर्डिनेंस में कंफ्यूज मत हो जाना। ऑर्डिनेंस मतलब एक क्या होता है? आयुद्ध,
स्पेलिंग देख लेना दोनों की। ठीक है, अगला यहां पार्ट 5 में पहुंच गए हम, राज्यों के उच्च न्यायालय। यहां पे संघ की न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी। इधर 214 में बोलता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, किसमें बोलता है 214। यहां 124 में है सुप्रीम कोर्ट। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट। कितना आसान है याद करना, नहीं है? 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट्स। ठीक है, फिर 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यहां कहां लिखा हुआ भाई? हाँ जी, 129 में लिखा हुआ उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी 129 के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको 215 को, 129 के साथ 215 को। फिर 216 उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन, तो इसको भी किसके साथ पढ़ेंगे आप? दरअसल उच्चतम न्यायालय का गठन वठन सब कहां दे दिया? 124 के साथ ही पढ़ेंगे इसको भी। गठन भी 124 में है। उच्चतम न्यायालय का जो गठन है, स्थापना और गठन, वो 124 में है। और उच्च न्यायालयों का गठन भी कहां है? उच्च न्यायालयों का गठन कहां है? 216 में। ठीक है, 124 को आपने वैसे 216 के साथ ही पढ़ना है गठन। 214 में तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बोले गए हैं, इसमें बोला गया ना राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। कभी कभी क्या होता है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एक ही कोर्ट है उनका। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी कई बार क्या था, पहले तो सभी का एक कोर्ट था गुवाहाटी, बाद में फिर MMT बना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो कोर्ट्स की संख्या बड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। चलो जी, फिर आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के लिए शर्तें। 217 को किसके साथ पढ़ना भाई? 217 को किसके साथ पढ़ना है? हाँ जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के लिए शर्तें। 217 को किसके साथ पढ़ोगे? 124 को जरा पूरा डिटेल में जाके देखो, क्या वहीं पर दे रखा है? 124 के डिटेल में अगर आप जाते हैं तो शायद वहीं पर दे रखा उन्होंने पूरा, शर्तें बढ़ते सब, कौन बनेगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, है ना? हाँ, 124 के साथ पढ़ना। 124 के 3 के साथ पढ़ना है आपने। किसके साथ पढ़ना है? 124 के 3 के साथ पढ़ना है। इसको ब्रैकेट में 3 लिख दीजिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। 218 इसका किसी के साथ नहीं कर सकते हम। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान, ये किसके साथ पढ़ेंगे? शपथ। 124 के डिटेल में जाइए जरा, 124 के डिटेल में देखिए, तेजी से देखिए, टाइम कम है। बिल्कुल 7 में जाएंगे, 124 के 7 में, 124 के 7 के साथ पढ़ेंगे इसको। 7 ब्रैकेट में लिखिए, 124 के 7 के साथ पढ़ेंगे किसको? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, फिर अगला 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। विधि व्यवसाय पर निर्बंधन किसके साथ पढ़ेंगे? देखो मैच कर रहा किसी के साथ, किसी आर्टिकल के साथ निर्बंधन मैच कर रहा है? फिलहाल आगे बढ़िए, आ जाएगा कहीं ना कहीं पर। न्यायाधीशों के वेतन आदि, न्यायाधीशों के वेतन आदि कहां पे लिखा हुआ? किसके साथ पढ़ेंगे? 125 के साथ न्यायाधीशों के वेतन आदि, यानी 125 को हम किसके साथ पढ़ेंगे? 221 के साथ पढ़ेंगे। 22वां, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, स्थानांतरण, ट्रांसफर, 222 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उच्चतम न्यायालय में तो ट्रांसफर होते नहीं है, इसलिए कोई आर्टिकल उच्चतम न्यायालय में नहीं है, तो 222 को अकेले ही पढ़ना पड़ेगा। फिर 223 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, दिख रहा है? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 को उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यहां पे आपने एक चीज याद कर लो, यहीं पर तदर्थ न्यायाधीश जो एडॉक जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो आपके हाई कोर्ट में नहीं होते। जबकि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वहां पर भी होती है और यहां पर भी होती है। 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होती है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, और कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 223 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। यहां पर एडॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते हैं। कहाँ? राज्यों में। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश का आर्टिकल 127 है, लेकिन हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देंगे, आप कोई आर्टिकल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बिठाते हैं उच्च न्यायालय की बैठकों में। 224 कौ में जोड़ा गया है, कौ जोड़ा गया है, अपर या कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना। फिर 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, किसके साथ पढ़ेंगे? 331 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। देखिए वहां पे तो हमने बहुत सारी अधिकारिताएं पढ़ी थी ना। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता पढ़ी थी, अपीली अधिकारिता फिर 132 में पढ़ी थी, फिर 133 में उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता, है ना, मतलब सिविल मामलों में। फिर दांडिक विषयों में हमने उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 134 में पढ़ी थी। वहां पे तो बहुत सारे आर्टिकल है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। बस काम चल जाएगा, इतना एक ही आर्टिकल है। फिर 226 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या? कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। इसको किसके साथ पढ़ेंगे? वैसे 32 के साथ पढ़ते हैं इसको हम। किसके साथ पढ़ते हैं? हाजी, रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 में जब हम पढ़ते हैं अनुतोष प्राप्त करना है तो वहीं पर हम उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226। वैसे यहां पर भी है 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्तियां कम है। वो सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के मामले में ही क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो 139 में यह कह रखा कि अगर इसकी रिट जारी करने की शक्तियों को बढ़ाना है, माना उच्चतम न्यायालय की, वो कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी। तो वो 139 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ? 139 में। 226 हो गया आपका। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अंतरण बोलते हैं ट्रांसफर को। अंतरण किसको बोलते हैं? तो कोई आर्टिकल मैच कर रहा है यहां पर? हाँ जी, 139A कुछ मामलों का अंतरण। 139A के साथ पढ़ लीजिए इसको। 228 को कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। क्लियर हो गया? अब 229 उच्च न्यायालय की अधिकारी और सेवक तथा व्यय। सेवक तथा व्यय किसके साथ मैच कर रहा है? 146 के साथ मैच कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, तो 146 के साथ याद करना आपने क्या? 229 उच्च न्यायालयों। फिर 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, इसे अकेले ही पढ़ना है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अब जब हम 214 पढ़ेंगे, याद रखना 214 को 231 के साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जब हम बोलते हैं ना 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय, तो साथ में हम बोलते हैं लेकिन 231 में क्या रखा? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या पढ़ते हैं भाई? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे। अब हर राज्य के लिए तो उच्च न्यायालय नहीं हो सकते, हो सकते हैं। छोटे राज्य हैं, क्या उच्च न्यायालय बनाएंगे आप? वहां पर जनसंख्या ही बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने कहा दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते भी हैं कई बार कि
किसकी अधिकारिता में आता है ये? क्या जैसे कोई एक क्षेत्र, अंडमान निकोबार पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अंडमान निकोबार जो है वो किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। क्योंकि बंगाल कहाँ रह गया, उसकी एक खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। अब कुछ बच्चों ने क्या क्या अगल बगल देखा, तमिलनाडु वाले जाते होंगे कि वहाँ, मतलब तमिलनाडु आते होंगे न्याय प्राप्त करने के। तमिलनाडु नहीं आते भाई, कहाँ जाते हैं? मतलब कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता है कहाँ पर? अंडमान निकोबार। समझ में आ गया? ऐसे जो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरी, जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए अलग क्या बनाते है ना? हरियाणा भी छोटा स्टेट है, पंजाब भी छोटा स्टेट है, दोनों के लिए दो उच्च न्यायालय कहाँ से बनाते? एक ही उच्च न्यायालय बना दोनों के लिए। या मैंने कहा 7 सिस्टर्स जो थी पहले उन सबका एक ही उच्च न्यायालय था, गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर बाद में बना, मणिपुर के लिए अलग बना, मेघालय के लिए अलग बना, त्रिपुरा के लिए अलग बना। मणिपुर MMT याद रखना आपने, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है जी। तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कहाँ लिखा हुआ? 231 में लिखा हुआ। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पार्ट 6, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एक साथ याद करना इनको, ये मत बोलना कि हम धीरे धीरे करके करेंगे, एक साथ याद करना इनको। पार्ट 6 को पार्ट 5 के साथ याद करना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में लिखा हुआ है। अब वहां तो होते नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहां होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट के साथ मिला के पढ़ लो, पर अलग पढ़ो इसे। जिला न्यायाधीशों की 233A कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वचन। 237 कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। यहां पर पार्ट 6 खत्म होता है 237 पर। यानी पार्ट 6 कहां से स्टार्ट होता है? 152 से स्टार्ट होता है। कहां पे खत्म होता है? 237 पे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद पार्ट 7 आता है जो कि निरसित कर दिया गया। फिर पार्ट 8 आएगा, वो संघ राज्य क्षेत्र है। पार्ट 8 में क्या पढ़ेंगे हम? संघ राज्य क्षेत्र। तो पहले यही काम करना है आपने। ये लेक्चर सिर्फ आर्टिकल को किसके साथ पढ़ना है इसके लिए था। जब आपको ये याद हो जाएगा तो हम फिर सीधे किस में जाएंगे? चैप्टर, मतलब राज्य की कार्यपालिका और विधायिका करना हमने पहले। क्या करना है? पहले हम राज्य की कार्यपालिका करेंगे, फिर राज्य की विधायिका करेंगे। कार्यपालिका मतलब गवर्नर, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर, फिर हम करेंगे विधायिका यानी विधानमंडल, लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें इतना ही।